Audible properly? तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज का सेशन एक काफी इंपॉर्टेंट सा सेशन होने वाला है। तो वी आर बिगिनिंग विद द प्रैक्टिकल टुडे। हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो, नेशनल इनकम में 2 पर्टिकुलर यूनिट्स हैं और दोनों को मिला के वेटेज कितना है बाय द वे? 15 मार्क्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ यूनिट 1। दोनों यूनिट्स एक दिन में करवा तो सकती थी, लेकिन जैसे डिमांड आई थी न्यूमेरिकल भी करवा दो, आई थॉट 15 नंबर है, 2 दिन तो देना बनता है, करेक्ट? तो हम 2 दिन आराम आराम से करेंगे एक एक यूनिट को अप टू द मार्क ऑफ परफेक्शन लाइन। जैसा मैंने बोला, दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि अभी पिछले 2 अटेम्प्ट के जो पेपर्स का पैटर्न आ रहा है उसके बेसिस में मैं बताऊंगी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट यूनिट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है। सेकेंड वाले यूनिट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, लेस ऑफ थ्योरी। तो इसमें आपको दोनों के ऊपर एम्फेसिस डालना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऐसे कि हु मेजर्स द नेशनल इनकम। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन बन सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कंसेप्ट कौन लेके आया। तो सबसे टॉप पे देखो, साइमन कजनेट एंड रिचर्ड स्टोन। These were the 2 people जिसने नेशनल इनकम अकाउंटिंग की शुरुआत की थी। यस बेटा, प्रणाम यश, वेरी गुड आफ्टरनून काव्य। तो ये 2 लोगों ने दिया था। नाम देखा आपने, साइमन कजनेट, और दूसरा वाला कौन है? रिचर्ड स्टोन। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वो बताते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। देखो, अकाउंटिंग मतलब आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, कब, रॉ मटेरियल इनपुट डालने से लेकर फाइनल आउटपुट बनने के बीच में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, कैसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूं तो डेफिनेशन आना थोड़ा सा, आई डोंट थिंक इट्स प्रोबेबल, लेकिन फिर भी देख लो। It helps us to understand how the various transactions from the stage of production of goods and services to the stage of the final disposal, कैसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई और किस कदर वो बिका मार्केट में जाके। आपको ये याद है ना, जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा वाला होता है ना एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या कर रहे हो? आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अपने पैसे को जिससे कि आप ले रहे हो। एंड प्रोडक्शन मेथड डील्स विद द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से सर्विसेज से लेके फाइनल डिस्पोजल तक, बेचने तक क्या क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या लेन देन होते हैं, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। क्यों करते हैं? क्योंकि काम नहीं है, चलो आओ बैठो हम अकाउंटिंग करें, ऐसा? कि किसी को फायदेमंद है? फायदेमंद है, कोई ना कोई तो उसको यूज कर रहा होगा। एनी आइडिया हु इज गोइंग टू यूज दिस डेटा? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, या फिर जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, या फिर हमें इंटरनेशनल स्तर पे अगर कंपैरिजन करना होगा तो हमें काम आएगा। तो ये सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, नेमली द गवर्नमेंट ऑल्सो, द प्राइवेट एनालिस्ट्स ऑल्सो, पॉलिसी मेकर्स, एंड लास्टली द डिसीजन टेकर्स। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। क्या क्या बोला अपन ने, किसने दिया? साइमन कजनेट, रिचर्ड स्टोन। ठीक है। अब बेटा, हु मेजर्स द नेशनल इनकम, ये आता है, आ भी चुका है पिछले अटेम्प्ट में। अगर देश के स्तर पे पूछोगे ना, तो द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स द नेशनल इनकम। रिपीट करो, कंट्री के स्तर पे द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हर स्टेट लेवल पे भी तो पहले नापा जाएगा। पहले स्टेट लेवल पे नापा जाएगा, फिर कंट्री के स्तर पे नापा जाएगा। तो स्टेट लेवल पे सीएसओ जाके नहीं नापता। स्टेट लेवल पे देयर इज अ डिफरेंट बॉडी विच इज मेजरिंग, और वो क्या है? द स्टेट डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आया था सितंबर 24 के पेपर में कि स्टेट के लेवल पे हु इज द मेजरिंग द नेशनल इनकम। समझ में आया? स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। काफी स्कोरिंग सा है, कुछ लिमिटेड फ्यू पैटर्न्स चलते हैं विच इज बीइंग आस्क्ड टाइम एंड अगेन।
ऑलराइट, फिर बेटा यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस एंड ये सब तो इट्स ओके। अब हम आते हैं किसके अंदर कर, इसके अंदर कर different concepts of national income. So Trisha, if you contact me personally, I'll let you know what you want to know. Okay? Right. तो बेटा अगर हमें नेशनल इनकम पढ़ना है तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है जीडीपी का। तो हमें समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या है। आई एम गोइंग टू स्लो जिससे कि आपको सबको अच्छे से क्लियर हो। जीडीपी का फुल फॉर्म एज यू ऑल नो दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंट्री में क्या नापा जाता है, किसी भी एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ये जानते हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब बेटा ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जैसे हमारा पॉलिटिकल मैप तो आपने कई बार बनाया होगा ज्योग्राफी में, वो जो पॉलिटिकल मैप है वो हमारा बता रहा है लैंड की बाउंड्रीज की केवल हमारा। इसी प्रकार से लैंड के ऊपर का इलाका देखोगे एयर स्पेस, वो एरोस्पेस भी किसका है, हमारा। सिमिलरली वाटर की भी बाउंड्रीज होती है। हमारे जो बाउंड्रीज है ना उसे 20 नॉटिकल माइल्स वो क्या होता है, हमारी जीडीपी का हिस्सा। केवल इतना नहीं बेटा, जो दूसरे देशों में हमारे कॉन्सुलेट्स होते हैं, एम्बेसीज होती है, वो भी हमारी जीडीपी का हिस्सा होता है। एंड आप ये जानते हो ना इंटरनेशनल वाटर्स, अब हमारे देश से 20 नॉटिकल माइल्स तो हमारी जीडीपी का हिस्सा हुआ, लेकिन बहुत सारा एरिया होता है जो किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता है, उसका हम बोलते हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स है। अब इंटरनेशनल वाटर्स में किसी ने भी तेल का भंडार अगर ढूंढ लिया वो उसका हो जाता है। तो हमारे जो फ्लोटिंग रिग्स होते हैं जो ऑयल का स्तर पता करते हैं, या फिर हमारे जो फिशिंग वेसल्स होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी जा रहे हैं, वो भी हमारा है, वो भी हमारे जीडीपी का हिस्सा है। वेल रिपीटेड बेटा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है हमारी लैंड की बाउंड्री, हमारी एयर की बाउंड्री, हमारी पानी की बाउंड्री, हमारे एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब ऑयल रिग्स, तेल ढूंढने वाले उपकरण, हमारे फिशिंग वेसल्स, ये सब के सब क्या होता है बेटे, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो किसी भी एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना, क्या बना बच्चे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका मनी वैल्यू। बेटा केवल फाइनल क्यों, इंटरमीडिएट क्यों नहीं, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। जैसे हमने इस पेन की कीमत ली, अब इसके अंदर सेल लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप सेल को अलग से भी काउंट करते हो, उसकी भी कीमत लेते हो और पेन की पूरी कीमत लेते हो, तो पेन के अंदर तो ऑलरेडी सेल लगा हुआ था ना, यू हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट प्राइस। तो फिर अगर उसको भी ले रहे हो तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। इसलिए क्या लेना है, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और बेटा वाई मॉनेटरी वैल्यू, अक्षर वाई मॉनेटरी वैल्यू, नहीं तो आप कैसे काउंट करोगे, सोचो कैसे काउंट करोगे, कितने पंखे, कितनी ट्यूबलाइट, है ना, कैसे काउंट करोगे, कितने कर्टेन्स, कितनी टी शर्ट, कितने शूज, पोते पोते भर जाएंगे, लेकिन इट वुड बी यूजलेस, राइट। तो हम क्या लेते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, सेम प्लेटफॉर्म में लेके आते। तो सब बच्चों को समझ में, जीडीपी क्या होता है बेटा, एक कंट्री में उसके एक अकाउंटिंग ईयर में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बना, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका मनी वैल्यू। आप एक बार तो पढ़ चुके हो, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे लेता है। ये क्या लिया जाता है, जीडीपी है तो मार्केट प्राइस लिया जाता है। ओके, यहां तक क्लियर। अब बेटा जीडीपी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, तो दूसरा वाला होता है रियल जीडीपी। ठीक है, टू काइंड्स, मैं लिखती हूँ बोर्ड में। वन इज योर नॉमिनल जीडीपी, और जो दूसरा वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं,
दैट इज द रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और एक कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ ना स्टैटिस्टिक्स में, इंडेक्स नंबर्स पढ़ा हुआ है, उसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोला जाता है? बेस ईयर। अब बेस ईयर में एक पर्टिकुलर ईयर की कीमतों को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो रियल जीडीपी वो है जो बेस ईयर की कीमतों पे निकालता है। और नॉमिनल जब भी बोलते हैं, नॉमिनल मतलब होता है करंट। नॉमिनल क्या होता है? नाते करंट, वर्तमान के बारे में जो बात कर रहा है। और रियल जब जब यूज करेगा तो बेस ईयर में जो कीमतें हैं वो निकालेगा। तो नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस, जबकि रियल जीडीपी दिस इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब फिक्स प्राइसेस जो कि बेस ईयर की होती है। तो हमारे देश में क्या नापा जाता है बेटा? रियल जीडीपी की नॉमिनल जीडीपी? हमारे देश में नापा जाता है रियल जीडीपी। क्या नॉमिनल जीडीपी में कोई खामी है? तो है ना, उसमें इन्फ्लेशन का असर आ जाता है। वो कैसे? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाती हूँ। मान के चलो बेस ईयर है 2011-12। अभी बेस ईयर बदलने की बात चल रही है, मे बी 23-24 कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो पहले हमारा बेस ईयर क्या था? 11-12। सपोज बेटा प्राइसेस कोई भी एक कमोडिटी मान लो 100 रुपए थी। क्या था बेटा? 100 रुपए पर पीस। और कितने पीसेस बनाए जाते थे? 100 पीसेस बनाए जाते थे। तो बताओ उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना था? उसका मॉनेटरी वैल्यू था 10,000। एम आई राइट बेटा? कितने पीसेस बना रहे? 100। पर पीस का रेट कितना है? 100। तो कितना? 10,000 का मॉनेटरी वैल्यू का कंट्रीब्यूशन आया। अब हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइसेस का लेता है, और मानो बेटा करेंट प्राइसेस कितना हो गया? 200 रुपीज, क्योंकि महंगाई का असर आया, 200 रुपए का प्राइस हो गया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्रोडक्शन हमारा गिर करके हो गया है 70 पीसेस। तो अगर 70 पीसेस बना रहे हो एंड द मार्केट रेट इज 200, कितना रुपए का कंट्रीब्यूशन आया बच्चों? 14,000। तो अगर केवल मॉनेटरी वैल्यू को देखोगे तो ऐसा लगेगा ना हम पहले से कितना बेहतर हो गए, 40% का इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज अ बिग डील। लेकिन हमें तो सच्चाई पता है, एक्चुअली तो हमारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है। ये जो बढ़ चढ़ के फिगर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये तो कीमत बढ़ने के कारण आ रहा है। तो रियल जीडीपी आपको एग्जैक्ट बताएगा। रियल जीडीपी कभी अपने को मिसलीड नहीं करेगा। अब रियल जीडीपी बोलेगा कि रेट कौन सा लो? रेट तो आपको बेस ईयर का लेना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन अभी वर्तमान का लोगे। तो अगर प्रोडक्शन प्रेजेंट का लोगे और कीमत केवल बेस ईयर की उठानी है, कांस्टेंट वाली, तो बताओ कितने का कंट्रीब्यूशन आया बेटा? तब हमें साफ नजर आ रहा है ना कि बेस ईयर के मुकाबले प्रेजेंट हमारा डाउन चल रहा है, हमारी ग्रोथ रेट इज गोइंग डाउन। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर नहीं आता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर आता है। तो नॉमिनल जीडीपी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताता है, विच इज नॉट द ट्रूथ। इसलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? रियल जीडीपी। ठीक है, तो अगर नॉमिनल जीडीपी दिया है और हमें रियल जीडीपी निकालना है, तो हमें इन्फ्लेशन का असर हटाना पड़ेगा ना। दोनों का अंतर समझ में आया? नॉमिनल जीडीपी इज इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन, जबकि रियल जीडीपी इज नॉट इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन। तो अगर नॉमिनल जीडीपी का फिगर दिया है और बोला कि रियल जीडीपी निकालो, तो हमें इन्फ्लेशन का असर एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को हटाना मतलब डिफ्लेटर लगाना। बेटा इन्फ्लेट करना मतलब फुलाना, और डिफ्लेट करना मतलब हवा निकालना। इमेजिन करो कि एक बलून है हमारे पास में, उसमें हवा भरते जाओ, बढ़ चढ़ के दिखाई देगा, लेकिन बलून का एक्चुअल साइज तो छोटा सा है। तब हवा निकाल दो तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल साइज आ जाएगा। तो अगर बच्चे आपको रियल जीडीपी निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी अपॉन में आ जाता है द प्राइस डिफ्लेटर। हम उसकी हवा निकाल रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को असर को हटा रहे हैं, और इनटू में आता है 100। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? रियल जीडीपी निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्राइस डिफ्लेटर, डिफ्लेट करने का जो काम करे, इनटू 100।
ये फॉर्मूला समझ में आया? अब बेटा क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे? अगर हमें प्राइस डिफ्लेटर निकालना है तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? तो प्राइस डिफ्लेटर का फॉर्मूला आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी, अपॉन में आ जाएगा रियल जीडीपी, और इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है बेटा, प्राइस डिफ्लेटर किसका रेशियो है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अभी तक जो पढ़ाया बोलो कोई डाउट है? एनीथिंग यू विश टू आस्क? नहीं, ओके। क्यों बेटा, नॉमिनल जीडीपी एक बार वापस से रिपीट करना, तो क्या होता है? करंट ईयर में करंट प्राइसेस पे, और रियल जीडीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्राइसेस पे, है ना, बेस ईयर के प्राइसेस पे। अब बेटा बेस ईयर को ही कंसिडर करो, तो बेस ईयर को ही करंट ईयर मानो। 2011-12 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दिस इज द बेस ईयर, और हम 11-12 में ही बैठे हुए। तो बताओ नॉमिनल जीडीपी ज्यादा बड़ा होगा कि रियल जीडीपी? बेस ईयर में ही है, अभी जो साल चल रहा है वो बेस ईयर का ही है, तो नॉमिनल जीडीपी बड़ा होगा कि रियल जीडीपी? दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर का। मानो बेस ईयर को चेंज कर दिया और बेस ईयर को क्या बना दिया? 23-24, और 23-24 का हम जीडीपी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 23-24 में ही निकाल रहे हो, और 23-24 की ही कीमत निकाल रहे हो, मतलब करंट प्राइस निकाल रहे हो। तो करंट में निकालोगे तो नॉमिनल जीडीपी होगा, और रियल जीडीपी बोलता है कि बेस ईयर की निकालो, तो बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम होता है। समझ आया? इसको रेड कलर के पेन से लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट द बेस ईयर द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली सेम। सबको प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम। ठीक है, लिखा बेस ईयर पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम है। अब एक बार स्क्रीन पे देखो, अगर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम है तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1 into 100 कितना होगा? 100। तो द बेस ईयर प्राइस डिफ्लेटर इक्वल टू 100। दोनों बातें याद रहेंगी। अगर बेस ईयर है तो जो नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी है बिल्कुल समान है, और अगर दोनों समान है तो रेशियो तो 1 आ जाएगा, तो प्राइस डिफ्लेटर का आंसर आ जाएगा 100। तो अगली लाइन क्या लिखोगे? एट द बेस ईयर प्राइस डिफ्लेटर इज इक्वल टू 100। नैतिक लिखा बेटा? एट द बेस ईयर प्राइस डिफ्लेटर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब बेटा हमने अगले साल का निकाला, अगले साल का प्राइस डिफ्लेटर निकाला, उसका आंसर 100 से ज्यादा आया। हमने अगले साल का प्राइस डिफ्लेटर निकाला, उसका आंसर 100 से ज्यादा आया, तो व्हाट डज इट से? महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अगर प्राइस डिफ्लेटर का आंसर 100 से बड़ा आता है मतलब द प्राइसेस आर राइजिंग। क्योंकि देखो बेटा नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस का था, रियल जीडीपी तो पुराने साल का था ना, रियल जीडीपी तो कांस्टेंट प्राइसेस लेता है। तो अगर 100 से बड़ा आंसर आ रहा है मतलब नॉमिनल जीडीपी बड़ा है, इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रही होंगी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस का असर आ रहा है, रियल में नहीं आ रहा है। तो ये बात याद रखना, 100 से बड़ा आंसर अगर आ रहा है मतलब प्राइसेस आर राइजिंग, और अगर 100 से छोटा आंसर आ रहा है तो द प्राइसेस आर फॉलिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इफ द वैल्यू ऑफ प्राइस डिफ्लेटर इज मोर देन 100 मीन्स द प्राइसेस आर राइजिंग। ठीक है, 100 से बड़ी संख्या है तो प्राइस डिफ्लेटर मतलब प्राइसेस बढ़ रही, और अगर कम है 100 से तो द प्राइसेस आर फॉलिंग। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैं रिपीट कर दूं। 2 प्रकार का जीडीपी होता है, वन इज योर नॉमिनल जीडीपी, अदर वन इज योर रियल जीडीपी। Whenever you say nominal GDP, नॉमिनल जीडीपी होता है करंट प्राइसेस पे, तो इन्फ्लेशन का असर आ जाता है महंगाई का। रियल जीडीपी होता है कांस्टेंट प्राइसेस पे, मतलब बेस ईयर की प्राइसेस लेता है, मतलब रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर कभी नहीं आएगा, नॉमिनल जीडीपी में बकायदा आएगा। तो अगर आप रियल जीडीपी निकालना चाहते हो, नॉमिनल जीडीपी इज गिवन, तो आप क्या करते हो बेटा? इन्फ्लेशन का असर हटाते हो। तो हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन द प्राइस डिफ्लेटर इनटू 100। और वहीं अगर आप प्राइस डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखते हो तो वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो होता है, इनटू में 100 आता है। बराबर बेटा? तो मैंने बोला कि अगर बेस ईयर पे ही निकालोगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी तो क्या होगा भाई?
दोनों एब्सोल्युटली सेम। और अगर सेम होगा तो प्राइस डिफ्लेटर का आंसर कितना आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वक्त अगर प्राइस डिफ्लेटर 100 आ रहा है मतलब वो बेस ईयर पे है। ओके, लेकिन अगर आपने प्राइस डिफ्लेटर निकाला और वो 100 से ज्यादा हो गया मतलब समझ जाना तो प्राइसेस आर राइजिंग। अगर आपने प्राइस डिफ्लेटर निकाला वो 100 से कम आ गया मतलब द प्राइसेस आर फॉलिंग। ठीक है, अब आता है बेटा इन्फ्लेशन का रेट कैसे निकालते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन का रेट कैसे निकालते हैं। तो आपको एक वो आता है कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, मैथ्स में जो अपन परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो ऐसे ही निकालते हैं इन्फ्लेशन का रेट। ईयर 2 का प्राइस डिफ्लेटर माइनस ईयर 1 का प्राइस डिफ्लेटर अपॉन ओरिजिनल मतलब ईयर 1 का प्राइस डिफ्लेटर इंटू 100। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 का ये फॉर्मूला होता है। जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस डिफ्लेटर सेम है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस द जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 इंटू 100, माने चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, अब इसमें से न्यूमेरिकल आ रहा है तो मैं करवा देती हूँ न्यूमेरिकल। किसका करवाऊं? स्कैनर में ले चलो, जो एग्जाम में आए थे वो करके देखना चाहते हो? ओके, तो मूव ऑन टू दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 बताओ। द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड व्हाट? ऑफ कोर्स नॉट। रेशियो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो होता है प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 करना है। जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 2020 का है 140.75 और ईयर 2021 का है 157.33। तो आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना है 2021 का। 2020 का दिया, 2021 का दिया, और आपको इन्फ्लेशन रेट किसका निकालना है? 2021 का। कैसे निकालते हो बेटा? चेंज अपन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज का मतलब होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। क्लियर है? कैसे किया बेटा? तो देखो, अपने को मिला 140.75, ये ओल्ड वैल्यू है, और न्यू वैल्यू कितनी है? 157.33। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 157.33 माइनस द ओल्ड वैल्यू विच इज 140.75 अपॉन में आता है ओरिजिनल। ओरिजिनल बोले तो ओल्ड वैल्यू, और इनटू में करना है क्या चीज? 100। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 11.78% आया। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आ ही रहा है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा। आएगा तो आप कर लोगे। जो मैं बारीकियां मैंने लिखवाई है वो आपने जॉट डाउन किया है कि बेस ईयर में क्या होगा? प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर 100 के बराबर। 100 से बढ़ रहा है तो प्राइसेस बढ़ रही है, 100 से गिर रहा है तो प्राइसेस घट रही। अब एक बार जून के पेपर में आ जाओ, उसमें भी सॉल्व करके देखते हैं। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 में जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए बोला है। ध्यान से पढ़ना, इन्फ्लेशन रेट नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए पूछ रहा है फॉर द ईयर 2022 एंड फॉर द ईयर 2023। निकालो बेटा, पहले 22 का निकालो। क्या आपको फॉर्मूला याद है जीडीपी डिफ्लेटर का? कैसे निकालते हो? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। पूरी क्लास फॉर्मूला बोलो बेटा, क्या है जीडीपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो 2022 का क्या आया? 147.06। तो आंसर तो समझ में आ ही गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए ही होगा। ठीक है, अगला देखो, इन्फ्लेशन रेट निकालो। 2022 और 23 के बीच का इन्फ्लेशन रेट निकालो। तो नाली ये कैसे निकालोगे?
चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, माने नई वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100 करो। इन्फ्लेशन का रेट, अगला क्वेश्चन देखो 47, इन्फ्लेशन रेट पूछा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 इनटू 100। निकालो निकालो, व्हाट इज द आंसर? अच्छा बताओ, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? क्यों पॉजिटिव में आएगा बेटे? क्योंकि देखो 22 में ये था और 23 में ये था, तो नई वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो चेंज पॉजिटिव आएगा। तो बेटा ये तो ऐसे ही नॉकआउट कर दो। द आंसर इज बिटवीन सी एंड डी। तो कितना आया? सी 8.51% इज द इन्फ्लेशन रेट। तो क्या ये दोनों क्वेश्चंस आप कर पाओगे? देखो दोनों अटेम्प्ट में आया, जून में भी यही आया, सितंबर में भी यही आया। बुद्धिमान वो जो उसका पैटर्न समझ ले और वैसे मेहनत करे, ठीक है? तो हार्डवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे स्मार्ट हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू कम डाउन। आपको पैटर्न समझना, उस दिशा में मेहनत करना। हो सकता है कुछ सबसे छूट जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला नहीं छूटना चाहिए। बच्चों एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 50। देखो 3 क्वेश्चंस आए थे एक ही सेक्शन से। नॉमिनल जीडीपी दिया है, रियल जीडीपी दिया है, पूछ रहा है प्राइसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कैसे तय करोगे बेटा? हमें क्या निकालना चाहिए इसमें? इसमें प्राइस डिफ्लेटर निकालो। प्राइस डिफ्लेटर निकाल के बताओ आंसर क्या आया? 74.62 आया। 100 से बड़ा आया कि 100 से छोटा आया? तो आपने कॉपी में क्या लिखा? 100 से बड़ा है अगर प्राइस डिफ्लेटर तो प्राइसेस बढ़ रही है, लेकिन 100 से छोटा है तो प्राइसेस गिर रही हैं। तो इसमें आपका 100 से छोटा आया, सो व्हाट इज द आंसर? द प्राइसेस विल फॉल। ठीक है बेटा, मैंने आपको स्कैनर के क्वेश्चंस करवा दिए, सिमिलर क्वेश्चंस मॉड्यूल में है, तो प्लीज आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके जाना। पैटर्न मॉड्यूल वाला आ रहा है, हो सकता है डेटा चेंज करेगा लेकिन पैटर्न वही आएगा। क्या आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर है? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, प्राइस डिफ्लेटर, इसी को प्राइस इंडेक्स भी बोल रहे हैं। कभी प्राइस डिफ्लेटर, कभी प्राइस इंडेक्स, कभी जीडीपी डिफ्लेटर, सब सेम है। बट अब मैं आगे बढ़ूं बेटा, अब दूसरे वाले पैटर्न में चलते हैं जो कि आ रहा है। अब वो आ रहा है कि नेशनल इनकम में कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में देखोगे बेटा 3 एग्रीगेट्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशंस के ऊपर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो एक होता है बेटा नेट, और उसका साथी कौन है? ग्रॉस। नेट ज्यादा बड़ा वर्ड लगता है कि ग्रॉस? तो ग्रॉस निकालने के लिए ऐड करेंगे, नेट में सबट्रैक्ट करेंगे। ऐसे भी जब भी नेट निकालते हैं तो माइनस ना करते हैं, ठीक है? तो नेट का मतलब होता है उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, ग्रॉस का मतलब होता है उसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब प्रोडक्शन करते समय जो मशीन का वियर एंड टियर हुआ, घिस गई, उसकी वैल्यू को भी ग्रॉस इंक्लूड करता है, नेट नहीं करता है। ओके, तो व्हेनेवर यू से ग्रॉस, बेटा पहला डिफरेंस होता है नेट और ग्रॉस का। तो अगर ग्रॉस निकालना है, नेट दिया है, तो यू नीड टू ऐड डिप्रिसिएशन। बस 3 बहुत बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं। अगर आपको नेट निकालना है तो उसका उल्टा कर दो, आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है बच्चे, ये होता है आपका कंसेप्ट नंबर 1। ओके, अब सेकेंड वाला कंसेप्ट होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब अभी आप अपने फैक्ट्री गेट्स के अंदर हो, फैक्ट्री गेट्स के अंदर हो, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का खर्चा। आपने लैंड को क्या दिया होता है? रेंटल। लेबर को क्या दिया है? वेजेस, ठीक है? कैपिटल को, और जो बचा खुचा प्रॉफिट, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे आपका सामान फैक्ट्री के गेट से निकल के मार्केट में पहुंचता है, गवर्नमेंट बोलती है मेरा हिस्सा, मतलब क्या लग जाता है? टैक्सेस। कौन से वाले? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट।
तो जो गुड्स और सर्विसेज में लगता है वो तो इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट तो हमारी कमाई पे लगता है, करेक्ट बेटा। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब अभी वो बाजार नहीं पहुंचा, विद इन द फैक्ट्री गेट्स, अभी केवल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा दिया हुआ है। तो मोमेंट इट रीचेस द मार्केट तो टैक्सेस का रोल स्टार्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस वसूलती है। लेकिन बच्चों सपोज सोलार पैनल बन रहा है, क्या बन रहा है? सोलार पैनल। अब इसको प्रमोट कर रही है हमारी भारत सरकार, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम सोलार पैनल लगवाओ तो 25% सब्सिडी मुझसे ले लो। क्या बोल रही है बेटा? 25% सब्सिडी मुझसे ले लो। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था तब 25% सब्सिडी किसके पास में आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब वो बन करके मार्केट जा रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के पास में आ रहा है, तो नेट गवर्नमेंट के जेब में कितना आया? आया माइनस जो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की जेब में आया, लेकिन बनते समय तो सब्सिडी दिया ना था, तो नेट कितना आया? तो जो नेट आता है उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जो आया है उसको ऐड करो, जो गया है उसको माइनस करो। तो पहले हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एनआईटी क्या होता है। बच्चों एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मैं आईटी लिख दूं, आईटी मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। रीजन समझ में है? क्योंकि जब वो बनना शुरू हुआ था तब सब्सिडी तो दी थी ना सरकार ने, तो नेट जो कमाया वो तो इतने ही कमाया। तो ये टैक्सेस का रोल कब आता है? जब वो मार्केट में पहुंचता है, ऑलराइट। तो अगर कभी भी आपको मार्केट प्राइस की गणना करनी हो, when you need to calculate at the market price, तो आपको बेटा फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को जोड़ोगे, क्योंकि इसमें टैक्सेस आर टू बी इंक्लूडेड। तो फिर इसका उल्टा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर दो। तो बच्चों ये होता है द सेकेंड कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था ग्रॉस और नेट का अंतर, दूसरा होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर। मार्केट प्राइस को हमेशा एमपी पुकारते हैं, फैक्टर कॉस्ट को हम एफसी पुकारते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर। इन दोनों में कहीं दिक्कत बेटा? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट आपको क्लियर हुआ? और फिर दूसरा मैंने क्या बताया था इसके अलावा? ग्रॉस और नेट का अंतर, ठीक है। अब एक तीसरा बेसिक अंतर और होता है, वो होता है डोमेस्टिक एंड नेशनल, ओके। तो जब हम अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं ना बच्चे, जब जब हम अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं तो आपको पता है ना, हम बहुत सक्षम है, मतलब हमारे बहुत कैलिबर है, तो हमें इतनी ताकत है कि हम देश से तो कमाएंगे, हम बाहर से भी कमा के ला पाते हैं। तो अगर पूरे देश की इनकम निकालनी है तो अपने को तो दोनों लेना पड़ेगा। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक इनकम। तो जीडीपी में केवल डोमेस्टिक इनकम आपने जोड़ी होती है, लेकिन अभी तो हम बाहर से भी कमा के ला रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि केवल इंडियंस ही बहुत कैलिबर वाले, बाहर वाले भी तो हैं। तो बेटा हम इसमें क्या जोड़ते हैं? नेट हमने जो बाहर से कमाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे लोग, हमारे जो देश के लोग हैं वो जो बाहर से कमा के ला रहे हैं, माइनस जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स जो हमारे देश से कमा करके बाहर ले जा रहे हैं। तो जो नेट डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? फैक्टर इनकम, देखो केवल फैक्टर इनकम ले रहे हैं, तो दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
मतलब नेशनल इनकम होता है जो हमने देश से कमाया प्लस जो हमने विदेशों से कमाया। ओके, दोनों का सम टोटल होता है। तो कभी भी आपको नेशनल का फिगर निकालना हो बच्चों, तो नेशनल का मतलब होता है डोमेस्टिक प्लस NFI। ठीक है, जो फॉरेन कंट्री से हमने कमाया दैट इज टू बी एडेड। सिमिलरली अगर आपको केवल डोमेस्टिक निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेशनल माइनस NFI। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस NFI। तो ये होता है तीसरा कंसेप्ट। ठीक है, अगर इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अधिकांश क्वेश्चन इसमें से फंसता है। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। व्हाट आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस बेटा? पहला होता है ग्रॉस और नेट का अंतर। तो ग्रॉस क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और जब भी आपको नेट निकालना हो तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे ग्रॉस में से। अगर बोला मार्केट प्राइस मतलब टैक्सेस आर इंक्लूसिव, राइट, मतलब टैक्सेस आर टू बी इंक्लूडेड, तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ोगे। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। उल्टा फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे NIT को। अब आता है यहाँ पे नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ोगे, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA को घटाओगे। ठीक है, अब देखो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के आ सकते हैं, इस बार तो न्यूमेरिकल के रूप में भी पेश किया है, तो उसको हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, अगर हमें निकालना है GDP और हमें दिया है NDP, अब इसको पढ़ना सीखो। अब है इसको पढ़ना सीखो। तो जो पहला लेटर होता है वो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझाता है। फर्स्ट लेटर किसका अंतर बता रहा है, ग्रॉस और नेट का। बच्चे दूसरा लेटर डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर बताता है। और जो पैरों के पास में लिखा होता है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर बताता है। आई रिपीट इट, फर्स्ट लेटर स्टेट्स कि ग्रॉस है कि नेट है, सेकेंड लेटर स्टेट्स डोमेस्टिक है कि नेशनल है, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है पैरों के पास में वो बताता है मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्या दिया हुआ है, NDP, इस साइड में क्या दिया है, GDP, मार्केट प्राइस है कि फैक्टर कॉस्ट है वो बताया नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, उसको इग्नोर मारो। तो सबसे पहले ना हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, या फिर चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा MP और यहाँ पे भी मैंने लिखा MP। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा डिफरेंस पूछ किसका रहा है। तो हम क्या दिखेंगे, अच्छा ये ग्रॉस और नेट है, ग्रॉस नेट का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों तरफ डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक का अंतर तो नहीं पूछ रहा है, इस साइड में भी MP इस साइड में भी MP है, उसका अंतर नहीं पूछ रहा है। तो व्हाट टू डू बेटा, तो अपन प्लस करेंगे, क्या चीज प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेके प्लस करेंगे। व्हाट इट बच्चा, लेकिन अगर इस प्रकार से दे देता, GDP MP देता और यहां पे GDP देता FC देता, ओके, तो वापस से देखो दोनों साइड में GG है, G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ठीक है, फिर क्या है दोनों साइड में डोमेस्टिक है। डिफरेंस किसका पूछ रहा है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, NIT, तो क्या करोगे प्लस NIT। ठीक है बेटा, कभी कभी ना पूरा NIT नहीं लिखेगा, ऐसा भी लिख सकता है, प्लस IT माइनस वॉट, तो माइनस क्या आएगा, सब्सिडी। ठीक है, अगर बोला GNP निकालना है एट FC और इधर जो दिया हुआ है बेटा NNP FC दिया हुआ है, अब बताओ किसका डिफरेंस पूछ रहा है, वापस से ग्रॉस और नेट, क्योंकि देखो दोनों नेशनल है, दोनों फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में वापस से आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब इसमें दिया है GNP MP और इधर दिया है बेटा GDP MP, अब बताओ किसका डिफरेंस है, अब दोनों साइड तो ग्रॉस क्रॉस है, दोनों साइड मार्केट प्राइस है, तो अंतर किसका है, नेशनल एंड डोमेस्टिक का। तो हमें क्या करना है, हमें NFIA को लेके जोड़ना। ओके, अगर हमें निकालना है NDP FC और हमें दिया है NNP FC, अब क्या करोगे,
तो देखो फर्स्ट लेटर नेट नेट है, मतलब नेट ग्रॉस का डिफरेंस नहीं है। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है क्या? है। तो हमें नेशनल दिया है, हमें डोमेस्टिक निकालना है, तो क्या करोगे? तो माइनस कर दोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? NF5 कर लोगे। इस वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे तो श्योर। ओके, तो एक काम करो, आई विल टेक यू टू सम क्वेश्चंस, वो करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 करो, 6 करो, 7 करो। हो गया? तीनों करो। हो गया तीनों? ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं। इसमें था जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी। क्या चीज का डिफरेंस पूछा? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, तो अंतर कितना आना है? प्लस एनआईटी। वेरी गुड। हु मेजर्स द नेशनल इनकम? सेट तो बोला नहीं है, तो सीएसओ वुड बी द आंसर। अब जीएनपी और जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस? डोमेस्टिक और नेशनल का, तो व्हाट टू डू बेटा? तो एनएफआईए को लेके जोड़ोगे। अच्छा, इसमें से बताओ कौन सा वाला गलत है? सी वाला। सी वाले में क्या गलत किया? हमें डोमेस्टिक निकालना है, यहाँ पे नेशनल है, तो अब क्या करना चाहिए? हमें माइनस करना चाहिए था, इसने राधा क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अच्छा, 12th करो। क्या जोड़ना है? NFI को जोड़ना। अब ये वाला करना तो बेटा 14th वाला। अब इन दोनों में NNP है, तो अपने को फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो MP में से क्या माइनस करना है? NI। बेटा ये बता पाओगे नेशनल इनकम किसको कहते हैं? तो ये जरूर याद रखना, नेशनल इनकम हमेशा बोलते हैं NNPFC। चलो ये वाला और कर लो, 16th वाला। अगर आपको GDPFC निकालना है, GDP-MP दिया है तो -IT प्लस सब्सिडी, क्योंकि आपको क्या निकालना? फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये वाला समझ में आया? ओके, तो ये तो मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए करवाया। अब चलो इसमें देखते हैं कि एक्चुअली सम्स आप कर पा रहे हो क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 करो। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 6700 करोड़, डिप्रिसिएशन दिया है 530 करोड़। व्हाट विल बी द एनडीपी एट मार्केट प्राइस? अब बेटा हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एनडीपी, और हमें दिया क्या है? जीडीपी। क्या करोगे? माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो 6700 माइनस 530 करो। कितना आंसर आए? इज इट 6170? कितना इजी क्वेश्चन था ना। लेकिन उसने फिल इन द ब्लैंक के पैटर्न को मॉडिफाई करके न्यूमेरिकल पैटर्न में कर दिया था। ओके, लो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 57 करो। What will be the GDP at market price on the basis of the following information? 900। तो पहले हम सोचेंगे कि अच्छा हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी निकालना है। अब फर्स्ट लेटर देखा हमने, उसमें क्या लिखा हुआ था? जीएनपी एमपी। तो हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों एमपी है, दोनों ग्रॉस है। क्या चीज का अंतर है? एक तरफ डोमेस्टिक है, अगली तरफ नेशनल है। क्या करोगे? तो माइनस करोगे। क्या माइनस करना है? जो हमने विदेशों से कमाया, NFIA को माइनस करोगे। तो ये 1100 है, ये 200 है, माइनस करो। हाउ मच इज द आंसर? 900। ठीक है, तो ये वाले जो रिश्ते हैं ना, उसमें से पूछ रहा है बार बार। अब ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट NNP-MP? कौन सा? डी वाला। बेटा ये NNP है और ये NDP है, किसका डिफरेंस पूछ रहा है?
तो फिर क्या करना चाहिए था, प्लस NFI, और इसने कर क्या दिया, माइनस डिप्रिसिएशन। ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो कौन सा गलत है, ये वाला। इजी लग रहा है, 59th करो। तो the state-wise estimates are typically prepared by state income units. So which organization is primarily responsible? तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। स्टेट लेवल पे कौन निकालता है, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर नेशनल लेवल बोला होता तो CSO वुड बी द आंसर। अब कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। हमने इसके न्यूमेरिकल्स करना सीख लिए, हमने इसका डिफरेंस देखना सीख लिया। अब बताओ बेटा कि अगर NFI पॉजिटिव है, अगर NFI पॉजिटिव है तो GNP बड़ा होगा कि GDP? अगर NFI पॉजिटिव है तो GNP बड़ा होगा कि GDP? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFI। तो अगर NFI पॉजिटिव है तो GNP बड़ा है, अगर NFI नेगेटिव है तो GNP छोटा है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और इसको लिखा भी है कहीं, ये देखो। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव तो GNP MP वुड बी ग्रेटर दैन GDP MP। मुझसे मिस हो गया क्वेश्चन, शायद तो उसमें था, जून वाले में था। ओके अभी मैं करवा दूंगी बेटा। अब एक चीज, एप्पल कंपनी कहाँ की है, पेरेंट कंपनी कहाँ की है, US की है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है कि नहीं? तो इंडिया में जो एप्पल के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे GDP का हिस्सा है कि GNP का हिस्सा है? एप्पल कंपनी का मोबाइल्स का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, वो हमारे GDP का हिस्सा है कि हमारे GNP का हिस्सा है? वो हमारे GDP का हिस्सा है। तो हमारे देश में आके कोई भी बना रहा है, बन रहा है ना हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर। मैंने क्या बोला था, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बना, डिड आई टेल यू कि हमारे देश के लोगों को बनाना चाहिए? नहीं ना। कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, जो कि हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही। क्या एप्पल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है? क्या वो 1 साल से ज़्यादा से बना रहा है? तो वो जो भी बना रहा है वो हमारे GDP का हिस्सा है। चाहे कोई भी देश बनाए, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर बन रहा है तो वो हमारे GDP का हिस्सा है। लेकिन बेटा अल्टीमेटली वो पूरा प्रॉफिट लेके वहां पे चला जाएगा ना, तो हमारे GNP का हिस्सा नहीं है। हमारे GNP में क्या होता है, GDP प्लस NFI, और NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमारे अंबानीज, अडानीज, मूर्तिज या हमारे देश के कोई भी लोग जो बाहर से कमा के ला रहे हैं, ये क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी प्रकार से एप्पल, टोयोटा, किया, ये सब हमारे देश से बना के ले जा रहा है, पेप्सी हमारे बना के ले जा रहा है, तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे। जो फॉरेन कंपनी वालों ने हमारे देश से कमाया उसको सबट्रैक्ट करना है, जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया उसको ऐड करना। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो ये वाला, देखो जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, तो प्रॉफिट्स अर्न्ड by Apple from the Indian manufacturing operations. Companies Apple, it's a foreign company. इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, it's a part of India's GDP. But this is a part of USA's GNP. ठीक है? तो मैं आपको ले चलती हूँ, पर जून में आया था क्या? 1 सेकेंड। लो बेटा ये दोनों और कर लो। When NFI is positive, तो which is bigger? या which is true? NFI अगर पॉजिटिव है तो GNP बड़ा है कि GDP बड़ा है? GNP बड़ा है, तो GDP MP would be lesser than GNP MP। ठीक है,
43 बता सकते हो। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, कभी कंफ्यूजन हो तो लिख के देख लो। जीडीपी एमपी क्या होगा, कौन सा करेक्ट? ए वाला। दिस इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी प्लस क्या, एनआईटी, तो ए वाला करेक्ट है, बराबर। 49th करो बेटा। जो मॉड्यूल में लिखते हैं ना, बस उसी का नाम वाम फेर देते हैं और फिर पूछते वही हैं। बस एप्पल के बदले उन्होंने एक शू कंपनी बना दी, बंदे का नाम रख दिया जोसेफ। जोसेफ की शू कंपनी कहाँ पे है, यूएस, मतलब पेरेंट कंपनी कहाँ पे है, यूएस। अब वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका जो प्रॉफिट इंडिया में आ रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर जीडीपी, लेकिन अल्टीमेटली तो वो यूएस लेके चला जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ यूएसएस जीएनपी। ठीक है, अब हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। हाँ, अब एक बार फॉर्मूले देख लो, ये वाले फॉर्मूले देखो। एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एक फॉर्मूला तो मैंने बोला फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन देखो, अगर नेट जो हम कमा के ला रहे हैं, तो या तो हमारे लोग वहां पे नौकरी करते होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर उनकी खुद की फैक्ट्रीज वगैरह होगी। ठीक है, तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप, दे आर वर्किंग एज ऑन्टरप्रेन्योर ओवर्स देयर, जैसे टाटा यूके में उसका कोरस ग्रुप है, तो इज वर्किंग एज एन ऑन्टरप्रेन्योर। और हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह हो जिसको रेंटल पे भी दे रहे होंगे, जैसे शाहरुख खान का है ना दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड में, और वहां पे हो सकता है उसने रेंटल पे चढ़ा दिया हो। तो या तो प्रॉपर्टी से कमा रहा है या फिर ऑन्टरप्रेन्योरशिप से कमा रहा है, और अगर कोई नौकरी कर रहा है तो एम्प्लॉय के रूप में कंपनसेशन लेके आ रहा है। और अगर किसी की फैक्ट्री है जैसे कि इन्फोसिस, अब फैक्ट्री तो नहीं है, वो वहाँ पे सर्विसेज पे करता है, तो बेटा इस साल में जो उसने प्रॉफिट कमाया पूरा तो डिविडेंड के रूप में नहीं बेचेगा ना, अगले साल के एक्सपेंशन के लिए कुछ अपने पास में रखेगा, उसको क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एनएफआईए के कंपोनेंट्स देखो होते हैं 3। पहला क्या होता है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्लस में क्या होता है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, ऑलराइट। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला देखो क्या है, ये जीडीपी एट एफसी है, तो एक फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। कौन सा वाला बेटा, ये वाला ऑलरेडी पढ़ चुके कि जीडीपी एफसी इसके बराबर होता है। लेकिन अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये इसको समझना, ये फॉर्मूला क्या होता है। क्यों बच्चों, हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कौन से 4 होते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंटल, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, है ना, स्टाफ का होगा तो सैलरी, उसके बाद कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो बेटा सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिला, मतलब लेबर, ये किसका पैसा है बेटा, ये है लेबर का पैसा। और रेंट क्या होता है बेटा, लैंड, और इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल, और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर। तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो जो मिला उन्होंने ऐड कर लिया। लेबर को मिला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, रेंट मिला लैंड को, इंटरेस्ट मिला कैपिटल को, प्रॉफिट मिला एंटरप्रेन्योर को। लेकिन याद रखना, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, क्या बेटा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ऑल टुगेदर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और जो लेबर को मिला उसका अलग ट्रीटमेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये चारों फैक्टर्स, सारी फैक्टर कॉस्ट हमने जोड़ ली। अब बेटा
एक प्रकार की इनकम होती है जिसमें बाइफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, वो होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे आप सीए बनोगे और खुद की प्रैक्टिस करोगे, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपकी इनकम को किस में काउंट करें। तो बेटा अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो काम कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, मतलब लेबर की कैटेगरी है। लेकिन आप एक ह्यूमन कैपिटल हो, है ना, पढ़े लिखे बुद्धिमान, तो उसको ह्यूमन कैपिटल में भी काउंट कर सकते हो। तो सारे देशों में यही कंफ्यूजन होता है कि किस में काउंट करो। तो बहुत सारी कंट्रीज इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में लेती है, लेबर वाली इनकम। बहुत सारी कंट्रीज इसको कैपिटल में जोड़ती है कि इट्स अ ह्यूमन कैपिटल। हमारे देश ने बोला जाने दो यार, कौन टेंशन पालेगा, बोले एक नई कैटेगरी ऑफ इनकम बना लेते हैं, दैट इज अ मिक्स्ड इनकम। तो क्वेश्चन आ चुका है कि मिक्स्ड इनकम क्या होता है। मिक्स्ड इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसका बाइफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि जिसको लेबर में डाले कि कैपिटल में डाले। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ना, डॉक्टर की, सीए की, वो। अब बेटा क्योंकि ये जीडीपी है ना, तो ग्रॉस है, ग्रॉस है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक ले हुआ लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर का पैसा अपन जोड़ रहे। तो लेबर का पैसे को क्या बोला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के पैसे को टुगेदर मिला के बोलते ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम अलग से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको बाइफिकेट नहीं किया, किसी में भी नहीं लिया अभी तक। और डिप्रिसिएशन को जोड़ा क्योंकि इट इज ग्रॉस फिगर। इसी प्रकार से बेटा एनडीपीएफसी देख लो। अब एनडीपीएफसी और जीडीपीएफसी में क्या अंतर है हैदर? एनडीपीएफसी और जीडीपीएफसी में व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम नेट निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन को नहीं शामिल करना है। तो बेटा देखो, एक फॉर्मूला तो ये वाला है, एक फॉर्मूला तो ये वाला है कि अगर आपको एनडीपीएफसी निकालना है तो एनडीपीएमपी में से एनआईटी को माइनस कर दो, और दूसरा वाला फॉर्मूला ये वाला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। जो जीडीपीएफसी में बोला था सेम टू सेम, बस उसमें डिप्रिसिएशन ऐड किया था, इसमें डिप्रिसिएशन को नहीं ऐड करना। क्या आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए? यस, एक आध न्यूमेरिकल दो, तो आई टेक यू टू द मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के पीछे तो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन विद इन द मॉड्यूल बहुत सारे न्यूमेरिकल है। हम एक आध करके देख लेते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन क्या है, 3 है। अच्छा, पहले पहले तो वो सब था, जीडीपी डिफ्लेटर के क्वेश्चन थे। कैन यू डू दिस? आपको निकालना है एनएनपीएफसी, मतलब नेशनल इनकम भी निकालना है, एनएनपीएमपी निकालना है, जीएनपीएमपी निकालना है, जीडीपीएमपी निकालना है। करो बेटा, पहले देखो क्या क्या दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, रेंट, प्रॉफिट, एनआईटी, ये सब दिया है। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए अगर आपको एनएनपीएफसी निकालना है? तो क्या निकाले? एनआईटी निकाले, एनआईटी निकाले, एनआईटी तो दिया है। अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले कौन से सिखाए? एनडीपीएफसी निकालो ना। एनडीपीएफसी का क्या फॉर्मूला बोला, एक बार रिपीट करना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। 3 चीजों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। यही फॉर्मूले बार बार वापर रहे हैं अपन। ठीक है, क्या निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस द ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब बेटा रेंट और प्रॉफिट अलग से दिया है, फिर से जोड़े नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस में इट्स ऑलरेडी बीन एडेड। तो क्या क्या जोड़ना है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम जोड़ना है, और बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जोड़ना। कितना आया? अभी तो 4100 आया ना। ये क्या आया आपका, ये आपका एनडीपीएफसी आया 4100। लेकिन आपको निकालना तो एनएनपीएफसी है, तो क्या करोगे, एनडीपीएफसी में क्या ऐड करना है, प्लस एनएफआई। अब एनएफआई कितना दिया है, -50, तो एनएनपीएफसी कितना हो गया, 4050 हो गया। यहां तक समझ में आया, लब्धि आया?
अब नेक्स्ट क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना। तो मार्केट प्राइस में निकालना है तो क्या करोगे, एफसी दिया है, एमपी निकालना प्लस एनआईटी, क्या करोगे प्लस एनआईटी। तो एनआईटी कितना दिया बेटा 450, तो एनएनपी एमपी कितना हो गया 4500 हो गया। सबको आ रहा है, अक्षत आ रहा है बेटा। उसके बाद क्या निकालना है जीएनपी एमपी। तो जीएनपी के लिए क्या करो, अपना एनएनपी निकल गया, जीएनपी निकालना है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड अप करना है। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन को जोड़ो। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया बेटा, डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो 4500 प्लस 400 करोगे कितना आ जाए 4900। तो आपका जीएनपी एमपी भी निकल गया 4900। अब वो बोल रहे कि नहीं जीडीपी एमपी निकाल दो। तो जीडीपी निकालने के लिए क्या करोगे, नेशनल दिया है आपको, डोमेस्टिक निकालना है। तो डोमेस्टिक निकाला तो माइनस में एनएफआई, एनएफआई वैसे भी -50 था, तो माइनस ऑफ -50 क्या हो जाएगा +50, तो क्या हो जाएगा 4950। तो जीडीपी एमपी हो गया। देखो अगर माइनस में रहेगा एनएफआई है तो जीडीपी एमपी ज्यादा बड़ा होगा, पॉजिटिव होता तो जीएनपी एमपी ज्यादा बड़ा होगा। क्या आया बेटा, हाँ। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आपने जोड़ा 400। अगर आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है एमपी, आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब भी ग्रॉस निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन को ऐड अप करोगे। तो 4500 में अपन ने क्या जोड़ा 400, तो कितना आ गया 4900। हरिओम समझ में आया, फिर से करूं। अपने को क्या दिया है एनएनपी एमपी, ये कितना दिया 4500, यहां तक समझ में आया। हाँ हाँ, एनडीपीएफसी में, एनडीपीएफसी में डिप्रिसिएशन नहीं जुड़ा होता है बेटा, नेट में डिप्रिसिएशन नहीं है। नेट का मतलब ही होता है डिप्रिसिएशन इज नॉट। अब हो गया, एक और न्यूमेरिकल करना है क्या, एक और करवाऊं। अच्छा, पर्सनल इनकम अभी हमने नहीं सीखा है। लो बेटा ये वाला करो। Calculate the aggregate value of depreciation when the GDP at market price of a country in a particular year was 1100 crores। मैं लिख दूं क्या 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 दिया है, अपने को दिया है जीडीपी एमपी 1100 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 100 करोड़, वैल्यू ऑफ आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी क्या होता है एनआईटी 150 करोड़, और एनआई नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है एनएनपीएफ से, कितना दिया है 850 करोड़। आपने, आपको क्या निकालना बेटा डिप्रिसिएशन, सोचो कैसे करोगे। यश इस सम को पहले ट्राई करो फिर वापस जाके बता देती हूँ। सक्षम हो रहा है, कबीर एनी डाउट। वो 100 आंसर आ रहा है, 200। देखो बच्चों जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ लुक एट द स्क्रीन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के आपके पास में दो तरीके, या तो जीडीपी एमपी को आप जीएनपी एफसी में कन्वर्ट कर दो,
क्योंकि डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट का अंतर है। तो या तो हम क्या करेंगे, ये जीडीपी एमपी को लेके इससे जीएनपीएफसी निकाल लेंगे, फिर जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी का हम अंतर ले लेंगे। पहला तरीका ये। अगला तरीका, हम एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर देंगे एनडीपीएमपी में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एनडीपीएम। जो आपका मन वो करो, बोलो कौन सा करें, क्या निकाले? एनडीपीएमपी निकाल। चलो ठीक है, एनएनपीएफसी को अब हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? एनडीपीएमपी। तो बेटा जीडीपीएमपी दिया है, एनडीपीएमपी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? केवल जी और एन का अंतर है ना, दोनों डोमेस्टिक हो जाएंगे, दोनों एमपी हो जाएंगे। ओके, तो अब मेरी मदद करो। अब एनएनपीएफसी को कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी। कितने डिफरेंसेस हैं? 2। ये भी नेट है, ये भी नेट है, लेकिन ये नेशनल है और हमें चाहिए डोमेस्टिक। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? माइनस NFIA करना चाहिए। लेकिन एक अंतर और, हमको दिया है फैक्टर कॉस्ट पे, निकालना किस पे? मार्केट प्राइस पे। अब क्या करना चाहिए? NIT को प्लस कर देना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये NDPMP आ जाएगा। तो करें बेटा, ये कितना दिया है? 850 करोड़। NFIA को माइनस करेंगे, कितना दिया है? 100, और NIT को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 150। तो कितना हो गया बेटा? 900 करोड़। और अपने को GDPMP तो बताया ही हुआ है, कितना बताया? 1100 करोड़। अब बेटा GDPMP और NDPMP में कितने का अंतर है? डेप्रिसिएशन का। तो दोनों को माइनस करो, कितना आ गया? 200 करोड़। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यश को पहले वाले में दिक्कत आई थी, तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो बेटा, अपन ने पहले निकाला एनएनपीएफसी। यश देखो आपके लिए, एनएनपीएफसी का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन तीनों को एडअप कर दो और बाकी तो जो डिफरेंसेस है उसके आधार पर निकालते चलो। एमपी और एफसी का अंतर देखो क्या है, जीएनपीएमपी और एनएनपीएमपी का अंतर देखो क्या है, उसके बेसिस पे आप करो बच्चों। उसके बाद में अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम। बेटा पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति का, तो क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी पर कैपिटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। क्या निकालना है बेटा? जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन बाय द टोटल पॉपुलेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा? जीडीपी पर कैपिटा। फिर बेटा आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम भी आ रहा है। पर्सनल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड ने कमाया। पर्सनल इनकम क्या होता है? जो हाउस होल्ड सेक्टर ने निकाला या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हाउस होल्ड सेक्टर की मदद कर रहे हैं उसकी इनकम। इधर देखो, दिस इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग द हाउस होल्ड। अब नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या अंतर है समझना बेटा। नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड। क्या होता है बेटा? इनकम अर्नड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और पर्सनल इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड। क्या होता है? पर्सनल इनकम होता है इनकम रिसीव्ड, नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न। तो पर्सनल इनकम इनकम अर्न भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई मेहनत नहीं की, उसके बदले भी मिल गया। तो बिना मेहनत के जो मिलता है फुकट में, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट इज यूनिलैटरल इनकम। आपने बदले में ना तो गुड्स दिया, ना तो सर्विसेज दिया, ना तो मेहनत दी, आपको फुकट में इनकम मिल गई। ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सब क्या होता है बेटा? या तो वेलफेयर पेमेंट्स होता है, ये सब यूनिलैटरल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और नेशनल इनकम मेहनत की कमाई होती है। जैसे लेबर, उसने मेहनत की तो बदले में उसको मिला वेजेस। लैंड ने अपनी सर्विसेज दी तो बदले में मिला रेंटल। तो बायलैटरल जो होता है वो नेशनल इनकम, जो यूनिलैटरल होता है दैट इज द ट्रांसफर पेमेंट। अब पर्सनल इनकम में दोनों इंक्लूड होता है, आपने मेहनत की कि नहीं की। अब कई बार तो होता है आपने मेहनत की लेकिन आपको वो पूरा पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो पर्सनल इनकम को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ट्रांसफर पेमेंट, माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमारी मेहनत का बहुत सारा पैसा होता है जो हम तक नहीं पहुंचता।
जैसे जो प्रॉफिट कमाया एंटरप्रेन्योर ने, उसने कुछ प्रॉफिट खुद के पास में होल्ड कर लिया, तो हमारी मेहनत से तो कमाया था, हमें कहाँ मिला, और फिर उस प्रॉफिट में से उसने गवर्नमेंट को टैक्सेस भी तो पे कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्सेस। मेहनत तो हमारी थी लेकिन हम तक तो पहुंचे ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में वो सब जोड़ते हैं जो हमें एक्स्ट्रा मिला, और हम वो माइनस कर देते हैं जो हम तक नहीं पहुंचे। फॉर्मूला ध्यान से देख के जाना। नेशनल इनकम में से क्या क्या माइनस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस होगा, और क्या माइनस होगा बेटा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। बेटा जब हम लोन लेते हैं तो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन जब हम सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, नेट जो हमारी जेब से गया, पहले हम माइनस कर रहे हैं जो जो हमें नहीं मिला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारी जेब से निकल के गया वो हमें नहीं मिला। लेकिन आपको लास्ट में ऐड क्या करना है, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। तो जो जो हमारे पास में आया दैट इज टू बी एडेड, जो नहीं आया दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, समझ में आया बेटा। अब आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसका फॉर्मूला आ चुका ऑलरेडी, फिल इन द ब्लैंक्स में, मेरे ख्याल से 2 बार आ गया है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब होता है जितनी इनकम बची है दैट इज एट आवर डिस्पोजल, हमको जैसे भी खर्चा करना हो वैसे हम कर सकते हैं, मतलब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बची। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम दे ही चुके थे, बचा क्या था, डायरेक्ट टैक्सेस बचा था। अब डायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, उसको माइनस कर दो। इसके अलावा जो भी फीस फाइन्स देना वो भी माइनस कर दो। तो पर्सनल इनकम में से क्या घटाते हैं बेटा, पर्सनल इनकम टैक्स माइनस करते हैं, और नॉन टैक्स पेमेंट को माइनस करते हैं, तो क्या आता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आपको समझ में आए, पर्सनल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर ने कमाया, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व करते हैं। तो पहले नेशनल इनकम में वो जोड़ो जो हमने मेहनत तो नहीं की थी लेकिन हमें मिला, मतलब ट्रांसफर पेमेंट, वो सब माइनस कर दो। मेहनत तो हमारी थी लेकिन हम तक पहुंचा नहीं, माइनस करते हैं 3 चीज, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और थर्ड क्या होता है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट। ओके, 3 चीज को माइनस करोगे, देख लिया आपने अच्छे से फॉर्मूला। और अगर पर्सनल इनकम आ गया है तो आप उसमें से माइनस करोगे पर्सनल इनकम टैक्सेस, और दूसरा क्या माइनस करोगे बेटे, नॉन टैक्स पेमेंट मतलब फीस फाइन। इसका भी एक न्यूमेरिकल करवा देती हूं, ये वाला देखो बेटा, हमसे बोला नेशनल इनकम निकालो और पर्सनल इनकम निकालो। तो पहले आप नेशनल इनकम निकालो, फिर मैं पर्सनल इनकम निकालती हूं। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, मतलब हमें निकालना है एनएनपीएफसी, और हमें ये दिया क्या है, एनएनपीएमपी। बेटा दोनों में डिफरेंस बताओ क्या चीज का, एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट है। एमपी दिया है, एफसी निकालना है, क्या करोगे, ठीक है, मतलब प्लस एनआईटी करोगे। क्या हमको एनआईटी दिया है, आईटी और सब्सिडी अलग दिया है, तो एनआईटी कितना आया 145। ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, करो, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस करना है ना। हमें निकालना है एनएनपीएफसी और हमें दिया है एनएनपीएमपी, तो माइनस करना है एनआईटी। तो 1891 माइनस 145, तो 1746, ये कितना हो गया एनएनपीएफसी, ये आया बेटा। अब देखो हमें निकालना है पर्सनल इनकम, तो एक एक लाइन पढ़ते जाओ और खुद से पूछो ये हमारे पास में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जो हमारे पास में आ रहा है उसको जोड़ना, जो हमारे पास में नहीं आया उसको माइनस करना। देखो क्या बोला, अब 1891 का ट्रीटमेंट तो हमने ले लिया, इन दोनों का भी ट्रीटमेंट हम ले चुके हैं। अब नेशनल इनकम आया आपका कितना 1746। अब ये वाला कंपोनेंट पढ़ो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये किसको मिला, आपको कि गवर्नमेंट को मिला, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास में गया ना, क्या आप तक पहुंचा, जो आप तक नहीं पहुंचा उसको क्या करना है, माइनस करना, ठीक है। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये किसके पास गया, हम तक आया नहीं,
ये गवर्नमेंट का नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस पे गया, तो ये क्या करना है, माइनस। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, गवर्नमेंट जो हमसे बोरो करती है ना, तो हमें ब्याज देती है ना, किसान विकास पत्र, बॉन्ड्स, तो ये कौन सा पेमेंट होता है, नेशनल इनकम की ट्रांसफर इनकम, ये ट्रांसफर इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज अ ट्रांसफर इनकम। क्या ये हमको मिला, सारी ट्रांसफर इनकम को जोड़ना है, ओके। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या लिखा है बेटा, करंट ट्रांसफर्स, तो क्या करना है, प्लस। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या करना है बेटा, प्लस। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, किसकी सेविंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब फर्म्स की, क्या हमें मिला, नहीं मिला, तो क्या करोगे, माइनस। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये कौन किसको देता है, फर्म गवर्नमेंट को देती है, किसको मिला, गवर्नमेंट, हमें मिला क्या, तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपने देखा कैसे करते हैं, पहले नेशनल इनकम निकालो, जो हम तक नहीं आ रहा है उसको माइनस करो, जो हम तक आ रहा है प्लस करो। हम तक जो आता है वो ट्रांसफर इनकम होता है, लेकिन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या नॉन डिपार्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर के पास में जो रहता है सबको माइनस करते जाओ। तो हमने सबको माइनस माइनस किया, लेकिन जितने भी प्रकार के ट्रांसफर इनकम थे इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट और नेशनल डेट उसको जोड़ दो। तो हाँ बेटा कर रहे हो, तो बताओ आंसर क्या आया, 1711। तो देखो आंसर क्या है, 1711। कर लोगे, पर्सनल इनकम का न्यूमेरिकल आ सकता है, अभी तक आया नहीं, हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में वो पर्सनल इनकम पूछे, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ जाओ। अब नेशनल इनकम निकालने के होते हैं 3 तरीके। अच्छा नहीं, प्राइवेट इनकम भी देख लो बच्चों। पर्सनल इनकम होता है जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिले, और प्राइवेट इनकम होता है जो प्राइवेट सेक्टर को मिले। प्राइवेट इनकम क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर को मिले। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है हाउस होल्ड प्लस फर्म्स, हाउस होल्ड प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। ठीक है, द सम टोटल इज व्हाट, प्राइवेट सेक्टर। तो बेटा देखो, प्राइवेट सेक्टर के पास में जो इनकम आया सारा फैक्टर इनकम, चाहे उसने देश से कमाया या विदेश से कमाया, प्लस सारा ट्रांसफर पेमेंट जो उसने देश से कमाया या विदेश से कमाया। ठीक है, क्या करेंगे अपन, सारी अर्नड इनकम प्लस सारी इनकम रिसीव्ड। तो देखो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट फैक्टर इनकम, पहले क्या जोड़ा, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो देश से कमाया। कौन सा वाला फैक्टर इनकम जोड़ा, डोमेस्टिक, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कहां से जोड़ा बेटा, अब्रॉड वाला। ठीक है, तो ये अपनी मेहनत की कमाई आ गई, सारी फैक्टर पेमेंट्स आ गई। अब अच्छा ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट 3 प्रकार का, एक जो गवर्नमेंट ने दिया, नेशनल डेट इंटरेस्ट, इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, लेकिन बाकी देशों से भी तो आता है, अदर नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है, सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ओके, अब बच्चों देयर इज ऑलवेज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब हमारे देश में अगर नेशनल इनकम नापना ना तो वी हैव 3 वेज आउट। या तो सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का वैल्यू एडिशन नाप लो, क्या करो, सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का जो बना रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनका प्रोडक्शन नाप लो। अब जितना सामान का प्रोडक्शन होगा, जितने रुपए का, वही तो फैक्टर कॉस्ट के रूप में मिलेगा, फैक्टर पेमेंट के रूप में मिलेगा। या तो प्रोडक्शन नाप लो या फिर इनका फैक्टर पेमेंट्स नाप लो, और जितना पैसा मिलेगा उतना ही तो खर्चा करोगे। तो तीसरा तरीका एक्सपेंडिचर नाप लो, या तो प्रोडक्शन नाप लो या फैक्टर इनकम नाप लो या फिर खर्चा नाप लो, ये तीनों बराबर होना चाहिए। बेटा प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे नाम पूछे जाते हैं। हाँ, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अब बेटा इनकम मेथड का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। और बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम होता है डिस्पोजिशन मेथड। ओके,
सबसे पहले हम ले रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडिशन निकालते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब अगर किसी ने 100 रुपए का सामान खरीदा और 150 का उसका आउटपुट बेच रहा है, तो उसने 100 के सामान की कीमत 150 कर दी ना, मतलब वैल्यू एडिशन कितने का कर दिया, 50 का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन मेथड है इसके स्टेप्स पहले सुनो। स्टेप नंबर 1, पूरी कंट्री को 3 सेक्टर्स में तोड़ देते, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। अब कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लो, सपोज प्राइमरी सेक्टर, उसको सब सेक्टर्स में तोड़ो, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, और फिर वापस से सब सेक्टर्स में तोड़ो। तब तक तोड़ो जब तक आप एक एक फर्म के बाहर नहीं पहुंचा। उसके बाद में उसका वैल्यू एडिशन निकालो। समझ में आया? पहले डिवाइड किया सेक्टर्स, देन सब सेक्टर्स, देन सब सेक्टर्स, तब तक डिवाइड किया जब तक एक एक सिंगल फर्म के पास में नहीं पहुंच गए। फिर हमने निकाला बेटा उसका वैल्यू एडिशन। जीवीए का मतलब जीडीपी होता है, कंफ्यूज मत होना। जीवीए एमपी इज नथिंग बट जीडीपी एमपी। ये हमेशा मार्केट प्राइस पे फिगर निकलेगा। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट के 2 कंपोनेंट्स है, देखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या क्या आया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या इस सेल्स में एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है? हाँ इंक्लूडेड है, इसमें एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। तो अलग से अगर फिगर डोमेस्टिक सेल्स बोला तो एक्सपोर्ट को जोड़ लेना, अदरवाइज ये जुड़ा हुआ। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वापस से क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। अगर केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन बोला तो इंपोर्ट अलग से जोड़ लेना, लेकिन केवल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं का भी गुड हो सकता। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ध्यान से देखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है बच्चे, अब पहले तो हम एक एक फर्म का निकालेंगे, फिर एक सेक्टर के फर्म्स का जोड़ेंगे तो पूरे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी तीनों को जोड़ोगे तो निकलेगा बच्चों जीडीपी एमपी। क्या निकाला हमने, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी तो निकल गया, अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे पुकारते हो, तो हमें एनएनपीएफसी तक पहुंचना है। बताओ क्या करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या कितने डिफरेंस है? 3 डिफरेंस है। कौन कौन से? एक नेशनल लाना है, दूसरा नेट लाना है, तीसरा फैक्टर कॉस्ट पे लाना। तो बेटा जीडीपी हमें दिया है, क्या माइनस करे और क्या जोड़े? क्या करे, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट निकालना, ग्रॉस में से क्या निकालना है, नेट। तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और क्या करोगे, प्लस एनएफआईए करोगे, और माइनस एनआईटी करोगे। तो फिर क्या निकल जाएगा बेटा, एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकल जाएगा। ओके बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ोगे कि इंटरमीडिएट? तो इनकम फॉर मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो आपने यूज कर लिया उसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? मतलब पापा की फैक्ट्री है, पापा की शूज की फैक्ट्री है, आपको पसंद आए 2 जोड़ी जूते उठा के ले आए, उससे जो कमा सकते थे पापा उसको इंक्लूड करोगे, हाँ कि ना? इंक्लूड करते हो। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो यूज किया उसको करते हैं, क्योंकि अगर आप यहां से नहीं खरीदते तो कहीं और से खरीदते, और आपके पापा ने फिर ये बेचा होता किसी और को, तो देयर इज अ हिडन फ्लो। ठीक है, और उसी लिए अपन क्या बोलते हैं कि सेल्फ कंजम्पशन की चीजों को इंक्लूड करना। इसी प्रकार से आपका जो मकान है, ठीक है, आप अपने मकान में रह रहे हो लेकिन उसका जो रेंटल आ सकता था उसको नेशनल इनकम में जोड़ते हो कि नहीं? खुद के मकान में रह रहे हो, उसका जो इम्प्यूटेड रेंटल है, मतलब जो इनकम आ सकता था, उसको शामिल करोगे कि नहीं? उसको करते। सेम लॉजिक देते हैं, अगर आप इसमें नहीं रहते तो किराए के मकान पे रहते, ठीक है, और इसको आप किराए पे चढ़ा देते, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना रेंटल आ सकता था, दैट इज टू बी इंक्लूडेड। ओके, तो मैं यहाँ पे पढ़वा देती हूँ ये। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट्स बाय गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस, हाउसहोल्ड्स, इन सबको इंक्लूड करना है। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने लिया है, जो मैंने शूज का एग्जांपल दिया, उसको इंक्लूड करना है।
इम्प्यूटेड रेंटल जो आ सकता है आपके मकान का, कितना रेंटल आ सकता है उसको भी इंक्लूड करना है। और चेंज इन स्टॉक तो अपन इंक्लूड करते ही हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेते हैं। समझ पड़ा? तो ये वाला जो मेथड था उसका नाम क्या था बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ वैल्यू एडेड मेथड का। फिर ठीक है, समझ में आ रही है? लो बेटा, calculate national income by value added method with the help of the following data. फॉर्मूला याद है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितने का है बेटा? 700। फॉर्मूला लिखो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स कितने का आया? 700 का। अब बेटा चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक है 400, ओपनिंग स्टॉक है 500, तो माइनस 100। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है? 350। तो आंसर कितना आया? 250 करोड़। ये किसका फिगर आया? जीडीपी एमपी का फिगर आया। किसका फिगर आया बेटा? जीडीपी एमपी का फिगर आया। अब क्या करोगे? तो क्या माइनस करना है? माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, माइनस करोगे एनआईटी, प्लस करोगे एनएफआई। करो, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई और माइनस एनआईटी, तो कितना है? 20। कितना आया? 110। सबका आया बेटा? हटा दूं? कुछ पूछना तो या नहीं है? यश कुछ पूछना तो नहीं है? तो बच्चे ये तो आ गया वैल्यू एडेड मेथड। अब अगला वाला जो मैं करवा रही हूं ना, दैट इज द इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या जोड़ते हो बच्चे? इनकम मेथड में क्या जोड़ते हो? फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। ठीक है? तो बोले नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द समेशन ऑफ फैक्टर इनकम पेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो वेजेस सैलरी के रूप में मिल रहा हो या रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। बेटा इस बार क्वेश्चन आ सकता है ये रेसिडेंट्स का नापते हैं कि नॉन रेसिडेंट्स का नापते हैं? दोनों का, बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स का नापते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज और, ओनली इनकम अर्नड बाय द ओनर्स ऑफ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नापते हैं। इसमें से मुझे मेरी गट फीलिंग समझो ये आएगा, वेजेस ऑफ लेबरर्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन पेंशन ऑफ रिटायर्ड वर्कर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। केवल प्राइमरी फैक्टर्स जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो लेबर के पैसे को करना है, लेकिन पेंशन वेंशन जो बांट रहे उसको, ट्रांसफर पेमेंट को शामिल नहीं करना। ठीक है? तो बेटा वापस से देखो क्या निकालते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट में आता है, वैल्यू एडेड मेथड से मार्केट प्राइस में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी मार्केट प्राइस में आता है, ये एकमात्र मेथड आता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट में आता है। तो इसमें भी तरीका वही है, पहले सेक्टर्स में तोड़ो पूरे देश को, फिर सब सेक्टर्स, और फिर सारे सेक्टर वाइज का जोड़ लो, तो जो निकलता है ना बेटा, ये जो फिगर आता है ये एनडीपीएफसी आता है। जब आप एडअप करते हो तो क्या आता है? एनडीपीएफसी आता है। दोनों चीजें याद रही,
रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स दोनों का जोड़ोगे, केवल प्राइमरी फैक्टर्स का जोड़ोगे, जो पेंशन वेंशन बांट रहे हो उसको नहीं जोड़ोगे। तो बेटा एक और चीज देखो, जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हो ना, वो केवल वेजेस सैलरी नहीं है, जो भी बोनस वोनस मिला वो सब है। वेजेस ऑफ सैलरी तो देनी है, जो आपको बोनस मिला या आपको जो डियरनेस अलाउंस मिला, डियरनेस अलाउंस जानते हो, महंगाई से फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो डियरनेस अलाउंस या कोई कमीशन हो या फिर प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन हो, कोई भी प्रकार का कंपनसेशन मिले वो सब जुड़ेगा। इसमें से भी क्वेश्चन फंस सकता है। इट्स नॉट ओनली वेजेस एंड सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, इट्स ऑल इज टू बी इंक्लूडेड इन दैट। बराबर बेटा। अब ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। बेटा जो भी प्रॉफिट कमाती है ना फर्म, उसमें से एक हिस्सा जाता है गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, दूसरा हिस्सा जाता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, और तीसरा हिस्सा होता है जो वो खुद के पास में रखती है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्न। ठीक है, तो जब आप ये सब निकालते हो तो एनडीपीएफसी आता है। अब अपने को एनएनपीएफसी निकालना है तो क्या करोगे, प्लस एनएफआई के। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनकम मेथड। और फिर इसमें मिक्स्ड इनकम जोड़ते हैं, आपको याद है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस द ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इसमें आ जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा वाला मेथड, जो फाइनल मेथड होता है, जिसको हम वो बोलते हैं डिस्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें सारे प्रकार के एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल मारते हैं। क्या करते हैं बेटा, सारे प्रकार के खर्चे का सम टोटल होता है। बेटा खर्चों को 2 प्रकार से तोड़ सकते हो, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट का खर्चा। क्या होता है, कंजम्पशन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा। अब कंजम्पशन के खर्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स मिला के। ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने में खर्चा होता है वो सबको लेके इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, उसका मार्केट प्राइस पे लेते हैं। अब 2-3 चीज और देख लो बेटा, ओन कंजम्पशन के लिए अगर यूज करें तो लोगे कि नहीं लोगे, ओन कंजम्पशन के लिए ले रहे हो उसका खर्चा इंक्लूड करोगे। हाँ, वो जो आपका खुद का मकान है उसका रेंटल इंक्लूड करते, लेकिन अगर आपने नया मकान बनाया उसको इंक्लूड करोगे नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो जाता है। ठीक है, कोई फैक्ट्री बनाई उसको इंक्लूड करोगे इसमें, वो तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गुड्स और सर्विसेज खरीदने में जो भी हाउस होल्ड ने, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ये सब का खर्चा हुआ उसको लोगे। बेटा दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो खर्चा किया। अब हमारे ऊपर क्या क्या खर्चा करती है, जैसे डिफेंस, जैसे एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर। अब ये मार्केट में बिकता तो है नहीं कि इसका मार्केट वैल्यू पता करें, और ये तो हमेशा मार्केट वैल्यू में आता है, तो ये सब प्रोवाइड करने में जो खर्चा होता है वही ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, these are not sold in the market. The only way they can be valued in money terms is by adding up the money spent by the government in the production of these services. डिफेंस का खर्चा करने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये सब का खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना अपनी जेब से लगाया उसको इंक्लूड करते हो। तो ये सब कंजम्पशन का खर्चा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट का खर्चा नापने के लिए ये बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जितना इन्वेस्टमेंट का खर्चा, हमने अपना खुद का मकान बनाया, फर्म्स ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई, रोड्स बनाए, मेट्रो बनाए, ये सब आ जाएगा। उसके अलावा चेंज इन स्टॉक आता है, और हम अगर ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं वो भी इसके अंदर आता है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या बोला बेटा, इसमें चेंज इन स्टॉक आएगा। ओके, इसमें सारे प्रकार का चेंज इन स्टॉक आता है।
और इसमें वो भी आता है, गोल्ड वगैरह अगर आप खरीदते हो तो वो भी आता है। देखो, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, या फिर कोई महंगी सी पेंटिंग खरीदी, वो सब इसमें आता है। कोई मशीनरी वगैरह अगर बनाई, वो इसमें आता है। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया, वो सब इसमें आता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा लेकिन एक और प्रकार का खर्चा आता है जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, जो बाहर के लोग हमारे देश पे खर्चा करते हैं हमारे देश का सामान खरीदने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट का खर्चा माइनस इंपोर्ट का खर्चा। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन खरीदता है? आउटसाइडर्स। तो वो हमारे देश में खर्चा कर रहे हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग खर्चा करते हैं ना। तो नेट खर्चा जो आउटसाइडर्स ने किया उसको क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स, माने कि एक्स माइनस एम। ठीक है। तो मैंने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें दो प्रकार थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सारे इन्वेस्टमेंट के खर्चे को बोलते हैं जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये है नेट एक्सपोर्ट्स, जो फॉरेनर्स ने हमारे देश में नेट खर्चा किया। बेटा ये वापस से आता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, केवल इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट में आता है, बाकी सब मार्केट प्राइस पे आता है। बराबर। और इसके बाद एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे वो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम। ओके, एक न्यूमेरिकल इसका करवा दो। लो बेटा, एक ही सम है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है, इनकम मेथड से भी निकालना है। कैन यू सी इट? एक्सपेंडिचर्स मेथड से निकालो, इनकम मेथड से निकालो। पहले ऊपर का देख लो, उसके बाद स्क्रॉल कर देती हूँ। पहले कौन सा मेथड ले रहे हो? इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या लगाओगे प्रीशा? इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो क्या दिया है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 1200 प्लस हमने बोला क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ो, और क्या जोड़ो? मिक्स्ड इनकम जोड़ो। कितना आया? तो ये जो निकला, ये क्या निकला? ये एनडीपीएफ से निकला। इनकम मेथड में क्या निकलता है? एनडीपीएफ से। अब उसमें क्या जोड़ोगे? प्लस एनएफआई। एनएफआई ये दिया है क्या? ये रहा एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया, तो उसको केवल जोड़ लो। कितना आ गया? 3740। सबका आया सेम बेटा? ये तो था इनकम मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड निकालना, तो क्या करोगे? सारे खर्चों को जोड़ोगे। बोलते जाओ कौन कौन से खर्चों को जोड़ोगे। तो पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे? नेट में डिप्रिसिएशन जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। समझ रहे हो? नेट मतलब डिप्रिसिएशन इज नॉट एडेड। तो पहले आपने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ा, फिर जीडीसीएफ जोड़ा, फिर क्या जोड़ना है? नेट एक्सपोर्ट। आंसर क्या आया? 4000। अब ये जो भी आया बेटा, ये जीडीपी एमपी आया। ये क्या आया? जीडीपी एमपी आया। अब क्या क्या करना है?
क्या करेंगे? हाँ, एनएनपीएफसी निकालोगे, क्या क्या माइनस करना है? तो आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब 130 को माइनस किया, और क्या माइनस करोगे? एनआईटी को माइनस करोगे, और किसी को जोड़ोगे क्या? एनएफआईए को 20 को जोड़ोगे। $3,800। तो बेटा एक का आंसर आया आपका 3,800 और एक का आया 3,740। क्यों? आंसर तो सेम आना चाहिए था ना। हम तो बोलते हैं किसी भी मेथड से निकाल लो सेम आंसर आए। अलग क्यों आया? क्योंकि किसी में नापने में दिक्कत कर दी, कोई फ्लॉ हो गया, डबल काउंटिंग कर ली या कुछ मिस हो गया। ठीक है, तो हमारे देश में नेशनल इनकम नापने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? मैं आपको बताऊं, डेवलप कंट्री इनकम मेथड का प्रयोग करती है। हमारे देश में कौन से मेथड का प्रयोग होता है? तो हमारा देश इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक मेथड से काम नहीं चलता है। तो बेटा एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन मेथड, देखो बेटा ये आएगा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मेथड का यूज होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इनकम मेथड का होता है, और कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग होता है। मैं आपको लिखवा देती हूँ, रुको। दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा तो पूछ लिया, अब क्या बचा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या यूज करते हैं? प्रोडक्शन मेथड। स्मॉल स्केल सेक्टर में क्या यूज करना है? इनकम मेथड। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या यूज करना है? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी बची है बेटा, वो देख लो। तो हमारे देश में नेशनल लेवल में तो सीएसओ नापना है, स्टेट लेवल में कौन नापता है? अपना स्टेट नापता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स है, तो ये है ना डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ना कुछ चीजें होती है जो कॉमन होती है सारे राज्यों के बीच में, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया। इसको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ, ये देखो, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखना। जब हम स्टेट इनकम एस्टिमेट्स नापते हैं तो हर स्टेट अलग अलग अकाउंटिंग करता है अपने राज्य की, लेकिन कुछ गतिविधियां होती हैं जो कि बहुत सारे स्टेट्स में ओवरलैप होता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये चूंकि ओवरलैप होता है ना, तो किसी एक स्टेट के अंदर तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सुप्रा रीजनल सेक्टर्स, जो बहुत सारे स्टेट्स में ओवरलैप हो, क्योंकि एक ट्रेन निकलेगी तो एक राज्य में नहीं ना, बहुत सारे राज्यों में जा रही। तो बेटा सुप्रा रीजनल सेक्टर्स की अकाउंटिंग सीएसओ करता है, स्टेट डायरेक्टर्स नहीं करता है। कौन करता है? सीएसओ करता है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या है ये? जीडीपी एंड वेलफेयर, राइट। वो कौन सी वाली चीजें हैं? मतलब वो पूछ रहा है क्या जीडीपी और वेलफेयर एक साथ होता है? मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, वो एक्रोनिम लिख के लाना भूल गए इसका। एनीवेज देखो, हाँ याद आया मुझे कुछ, पहले मैं पढ़ा दूं फिर बताती हूँ। वो पूछ रहे क्या जीडीपी और वेलफेयर सिनोनिम्स है? तो आंसर है नहीं। जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, मतलब वेलफेयर भी बढ़ेगा, और वेलफेयर हो रहा है तो डजंट मीन कि जीडीपी भी बढ़े। तो वो कौन सी बातें होती है? पहला होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है जीडीपी, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो हर व्यक्ति के हिस्से में बराबर तो नहीं आता है ना। एक्चुअली तो रिच बहुत सारा कमाता है और पुअर बहुत कम कमाता है। तो जीडीपी बढ़ रहा है, अब उसमें से चंद अमीर लोग कमाने लगेंगे तो भी तो अपना जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति की इनकम तो नहीं ना बढ़ी है। तो जीडीपी इंक्रीज डज नॉट एंश्योर कि हर व्यक्ति का पैसा बढ़ा है। ठीक है, सेकेंड बोलते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं अपन, इनोवेशन वगैरह करते हैं, इसमें जीडीपी बढ़ता है क्या? इनोवेशन वगैरह करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? नई टेक्नोलॉजी लाएंगे जीडीपी बढ़ेगा। तो क्या इसमें हर इंसान का वेलफेयर हुआ?
एकाध कंपनी ने इनोवेशन लाया, उसने ज्यादा पैसा कमाया तो देश ने पैसा कमाया, देश ने ज्यादा पैसा कमाया, हर व्यक्ति ने थोड़ा ना कमाया, तो वेलफेयर कहाँ हुआ? ठीक है, फर्स्ट क्या बोला, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि चंद लोग कमाने लगते हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो एक टाइम के खाने के लाले पड़ रहे हैं। कभी भी इनोवेशन होता है तो जीडीपी राइजेस, लेकिन द वेलफेयर डजंट राइज, करेक्ट? फिर बेटा बहुत सारा प्रोडक्शन हिडन रहता है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जिसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं, है ना? तो इसमें तो मजे लूट रहे लोग, शादी की पार्टियों में खूब वो कर रहे हैं और इधर उधर रिसोर्ट में घूमने जा रहे हैं, जीडीपी कहाँ भरा? उसने तो बताया ही नहीं। फिर आता है नॉन मार्केट प्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर। आपकी माता जी दिन भर काम करती है आपके लिए, तो आपका वेलफेयर तो बढ़िया होता है, हाथ में सब कुछ मिल जाता है, जीडीपी बढ़ा क्या? उनके इनकम को ही काउंट नहीं किया। मतलब यहाँ पे वेलफेयर बढ़ रहा है, जीडीपी इज नॉट राइजिंग। कहीं पे जीडीपी बढ़ रहा है, द वेलफेयर इज नॉट राइजिंग। अगला देखो, द दिस यूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। संडे कितने बच्चों को अच्छा लगता है? हम संडे का पूरा सप्ताह इंतजार करते हैं, सैटरडे आने वाला होता है तो मजे आने लगते हैं, है ना? क्यों? सबको आराम चाहिए, लेजर टाइम चाहिए। तो लेजर टाइम से वेलफेयर तो हुआ, जीडीपी बढ़ा क्या? नहीं ना। तो जीडीपी और वेलफेयर कहाँ से नॉनिम्स आ रहा है? इसी प्रकार से जब जेंडर इक्वालिटी होता है हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जीडीपी कहाँ बढ़ा? ऐसे तो वेलफेयर बढ़ा, है ना? उसके बाद में आता है इकोनॉमिक बैट्स, पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है। अब बेटा फैक्ट्री बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन करती है तो जीडीपी बढ़ता है, लेकिन ये भी तो देखो फैक्ट्री पोल्यूशन भी तो कर रही है, और अगर पोल्यूशन कर रही है तो हमारा वेलफेयर कहाँ हो रहा है? वो तो केवल देश का भला हो रहा है, ठीक है? फिर वॉलंटियर वर्क, बहुत सारे लोग खुद की मर्जी से काम करते हैं ना, जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन, वो फोकट में आपको बहुत सारे कला सिखा देता है, पैसा दे देता है। जीडीपी बढ़ा क्या? कुछ नहीं बढ़ा। इसमें तो एक हाथ से दूसरे हाथ में केवल पैसे का ट्रांसफर ना हुआ। फिर आता है कोई वेलफेयर, तो हमने पढ़ लिया। एक्सटर्नैलिटीज पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। कभी कभी फायदा पहुंचा देते, कभी कभी नुकसान। जैसे नदी में कचरा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं तो नुकसान हो जाता है जो पानी पीता है, लेकिन कभी कभी वो ट्रेन दे देते तो ट्रेन करते हैं तो अच्छा भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है बेटा, इसमें हो सकता है वेलफेयर ना बढ़े, हो सकता है वेलफेयर घट जाए। सुन रहे हो? अब लास्ट वाला होता है जब हम डिफेंस वगैरह में खर्चा करते हैं, क्या हम बेटर ऑफ होते हैं? हाँ, लेकिन क्या जीडीपी ग्रोथ रेट होता है? नहीं होता बेटा। इसमें से क्वेश्चन आता है, मैंने कल बैठ के एक एक्रोनिम बनाया था, लिखवाऊं? ये आपको याद रहेगा। देखो, पहले इश्क हुआ, उसके बाद लगन हुआ। क्या हुआ? पहले इश्क हुआ, फिर लगन हुआ। तो एक बी वाली लड़की को उसने बीवी बना लिया। क्या बेटा? पहले इश्क हुआ, फिर क्या हुआ? लगन हुआ, और एक बी वाली लड़की को उसने बीवी बना लिया। अब इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। हाँ, देखो आई क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लेकिन हर ग्रुप ने तो नहीं कमाया है, दिस डजंट लीड टू वेलफेयर। अब बेटा जो छोटा है ना वो ऐसी है। एच क्या था? एच था हिडन, हिडन प्रोडक्शन। एच क्या है? हिडन प्रोडक्शन, ठीक है? मतलब जिस पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो, ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहा है, उसने कमाया लेकिन जीडीपी तो नहीं बढ़ा। इसमें क्यों है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कुछ फर्म्स ने इनोवेशन किया, उन्होंने कमाया, देश ने कमाया, हमने नहीं कमाया, ठीक है? बोलो बेटा, आई क्या है? एच क्या है? हिडन वाला। क्यू क्या है? क्वालिटी। अब इसमें बच्चा एल, एल है लेजर। हमें लेजर में मजा आता है, हमारा वेलफेयर होता है, क्या जीडीपी बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। अब इसमें एन, एन मतलब नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर। क्या है? नॉन इकोनॉमिक। मम्मा ने आपका ध्यान रखा, वेलफेयर हुआ लेकिन ग्रोथ नहीं हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हुआ, ठीक है? इसको याद करके जाना, इस सेक्शन में से आ रहा है।
फिर बी इकोनॉमिक बैड्स, बी क्या है, इकोनॉमिक बैड्स। पोल्यूशन वगैरह कर दिया, उसको तो किसी ने कंसिडर ही नहीं किया, हमारा वेलफेयर नहीं हुआ, देश तो आगे बढ़ा। फिर ई मतलब एक्सटर्नैलिटी, कभी फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन ये मनी टर्म्स में तो काउंट ही नहीं होता। ठीक है बेटा, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नैलिटीज। वापस से बी आया, वो बोले बेटर ऑफ। जब हम डिफेंस करते हैं तो हमें बेटर ऑफ करने का प्रयास करते हैं, केवल खर्चा तो बहुत सारा होता है डिफेंस को ट्रेन करने में, लेकिन जीडीपी तो नहीं ना बढ़ा। लास्ट वाला है वी, वी वाला है वॉलंटरी, बहुत सारे लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं। ठीक है, लो बेटा एक बार बोलते जाओ, आई क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एच क्या है, हिडन वाला, क्यू क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, व्हाट इज एल, लेजर टाइम, व्हाट इज एन, नॉन इकोनॉमिक, बी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक बैड्स, ई का मतलब एक्सटर्नैलिटी, वापस से बी आया बेटर ऑफ, और लास्ट वाला वी क्या आया, वॉलंटियर। तो बेटा जीडीपी और वेलफेयर जरूरी नहीं है कि सिनोनिम्स है, अलग अलग भी होता है। अब हम लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। बेटा ओरली बता देती हूँ, जीडीपी की गणना में क्या क्या दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है डबल काउंटिंग। बोलो किसकी आती है, डबल काउंट। और भी दिक्कतें आती है बेटा, बहुत सारे लोग इलिटरेट होते हैं तो वो पैसा कमाते जरूर है, वो रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो जीडीपी में तो काउंट नहीं होता है। फिर एक ब्लैक मनी वाला अपन ने हिस्सा पढ़ा, बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, दैट रिमेन्स अनकाउंटेड। ठीक है, उसके बाद में जैसे एक एक करके पढ़ के बता देते। देखो नेशनल इनकम की अग्रीड डेफिनेशन नहीं है, कोई तो बेटा फैक्टर कॉस्ट में नापने का प्रयास कर रहा है, कोई मार्केट प्राइस, कोई नॉमिनल इनकम को कंसिडर करता है कोई कंट्री, तो कोई रियल इनकम को कंसिडर करता है। फिर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस आता है। जैसे मेरी डॉटर ने एक टी शर्ट खरीदी, तो ये फाइनल गुड हुआ कि इंटरमीडिएट हुआ, फाइनल गुड। अब उसने ना यूट्यूब में पता नहीं क्या देखा कि उसमें कैसे शेडेड करते हैं, उसने शेडेड किया, उसने यूट्यूब में सेल कर दिया उसको, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसने जो टी शर्ट खरीदी दैट वाज द फाइनल गुड, लेकिन अब तो डेफिनेशन के अनुसार वो इंटरमीडिएट गुड बन गया। तो इसमें वापस से फ्लॉ आ गया, पहले हमने उसको फाइनल गुड में जोड़ दिया था। अब सब इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसको नेशनल इनकम माने कि ट्रांसफर पेमेंट, बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, जैसे रिटायरमेंट पेंशन में कंफ्यूजन होता है। फिर अगला क्या होता है, सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ये सब एक बार रीडिंग मार लेना, इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ। इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा, बेटा पूरा डेटा कंपाइल नहीं हो पाता, कई सारा डेटा रिकॉर्ड करना मिस हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ नॉन मैनेटाइज सेक्टर, बार्टर सिस्टम होता है ना, अपन बर्तन ले लेते, कपड़े दे देते, उसका कहाँ काउंट हुआ। ठीक है, इनकम इन काइंड होता है बहुत जगह। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। फिर क्या है, इलिटरेसी के कारण बहुत सारी चीजें गो अनरिकॉर्डेड। ओके, लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। अब हम एग्रीकल्चर में जाते हैं और फार्मर की इनकम जोड़ते हैं एग्रीकल्चर की, लेकिन जब उसका धान कटाई का मौसम नहीं होता, वो तो पोल्ट्री का भी काम करता है, वो तो हमने नापे ही नहीं। फिर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन होता है बेटा, डेप्रिसिएशन का कोई कॉमन रूल नहीं होता है, सब अलग अलग ढंग से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब कुछ कुछ दिक्कतें होते हैं। तो मैं बचे हुए क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ एंड देन विल कॉल इट अ डे। लो बेटा 47th करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। कंफ्यूजन होता था कि इसको लेबर माने कि कैपिटल मांगे, जिसको आप बाइफिकेट नहीं कर पाते थे। तो कंबाइंड फैक्टर इनकम विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, कौन सा, ए। द इनकम इंडिविजुअल्स हैव फॉर कंजम्पशन और सेविंग्स, क्योंकि जितना भी टैक्सेस देना था वो तो हमने दे दिया, अब जितना पैसा बचा हमारा है, हम चाहे तो कंज्यूम करें, चाहे तो हम सेव करें। 52
अच्छा नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये करो 54. व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? या तो प्रोडक्शन मेथड होता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मतलब इनकम मेथड, या फिर डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर मेथड. 55. Which of the following is not the limitation in the computation of national income? कौन सा वाला नहीं लिया? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स. इसको पढ़ लो एक बार वापस से. क्या हमने इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट उसमें देखा? क्या हमने सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स देखा? क्या हमने डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इसमें नहीं आता है, वो तो वेलफेयर एंड जीडीपी में आता है. तो कौन सा वाला आंसर होगा? ये वाला. ये देखो बेटा, which method measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country over an accounting year? पूरा पढ़ो, बताओ किसका डिस्क्रिप्शन है. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन बोला है ना. इसी प्रकार से दूसरे वाला अटेम्प्ट का भी देख लो. 44th, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस. कौन सा फॉर्मूला? हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन. 45, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट. बेटा 48, इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड. जो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम. So that is all for today. Thank you so much. Have a wonderful day. Enjoy yourself. Thank you, online students.